बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट फिर से गिर गई है। हालात इतने बुरे हैं कि उन्हें अपना घर छोड़कर इंडिया भागकर आना पड़ रहा है। वहां के हालात इतने ज्यादा बुरे हो चुके हैं कि शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी, आज उनकी मूर्तियों को सरेआम तोड़ा जा रहा है। शेख हसीना के घर पर भी लोगों ने हमला बोल दिया है और वहां से धीरे धीरे सभी चीजें चोरी की जा रही हैं और लोग बड़ी खुशी से इन चोरी की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन लोगों को तो यह एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट लग रहा है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। इसके बारे में हम थोड़ा आगे जाकर जरूर समझेंगे। अभी हम इसे थोड़ा शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। 1971 में जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली, तब यह पाकिस्तान के वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता था। मुजीबुर रहमान को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वह हमेशा इसका विरोध करते रहते थे और इसके लिए उन्हें कई बार जेल तक जाना पड़ा था। फाइनली 1971 में मुजीबुर रहमान इंदिरा गांधी की मदद से बांग्लादेश को आजादी दिला देते हैं। हमने पहले भी खून दिया है और आगे भी देंगे, लेकिन इस देश को मुक्त करवा के रहेंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आजादी मिलने के सिर्फ 4 साल बाद ही मुजीबुर रहमान और उनकी फैमिली के 17 लोगों को बांग्लादेश की आर्मी के द्वारा ही मार दिया जाता है। शेख मुजीब ने पुलिस को फोन किया, लेकिन किसी ने उनका फोन उठाया नहीं। इतने में एक दूसरा अफसर आया और उसने शेख मुजीब को गोलियों से भून डाला। उस सुबह परिवार के कुल 17 लोगों की हत्या हुई। इस पूरे इंसिडेंट में किस्मत से उनकी 2 बेटियां बच जाती हैं, जो कि उस समय पर जर्मनी में थी। मुजीबुर रहमान के मर्डर के बाद बांग्लादेश में बीएनपी अपनी सरकार बना लेती है। बीएनपी एक फंडामेंटलिस्ट पार्टी है जो काफी हद तक एंटी इंडिया स्टैंड रखती है। मुजीबुर रहमान की डेथ के बाद 91 के आसपास हसीना शेख बांग्लादेश में वापस आ जाती हैं और उनका एक ग्रैंड वेलकम कराया जाता है, क्योंकि वह वहां के एक फादर ऑफ नेशन की बेटी थी। 1996 में शेख हसीना अपना पहली बार इलेक्शन लड़ती हैं और किस्मत से वह जीत भी जाती हैं, लेकिन अगले इलेक्शन में यह बहुत बुरे तरीके से हार जाती है। इसके बाद उनके ऊपर कई सारे झूठे केसेस बनाकर उनको अरेस्ट करने का ट्राई किया जाता है, लेकिन वह देश छोड़कर उस समय पर भाग जाती है। लेकिन ये अगली बार फिर बांग्लादेश में आती हैं और 2009 में अपनी ये पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बांग्लादेश में बना लेती है। फिर 2009 के बाद से अब तक बांग्लादेश में सिर्फ शेख हसीना की सरकार ही बनती आ रही है और लगभग 4 बार यह बांग्लादेश में अपनी सरकार बना चुकी है। जब तक शेख हसीना पावर में रही, तब तक उन्होंने बीएनपी पार्टी को एकदम साइड करके रख दिया था। वहां के लोगों का तो यह तक मानना था कि 2024 के चुनाव बिल्कुल एक तरफा चुनाव हुए हैं शेख हसीना की पार्टी के लिए। लेकिन बीएनपी के अलावा भी एक और पार्टी है जिसका नाम है जमात-ए-इस्लामी। यह पार्टी 2024 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर रखा था, क्योंकि यह बहुत कट्टर सोच वाली पार्टी है। यह हमेशा से बांग्लादेश में शरिया लॉ को लागू करना चाहते थे। यह हमेशा से पाकिस्तान को भी सपोर्ट करती आई है और हमेशा से यह लोग बस यही कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहिए था, हमें पाकिस्तान का हिस्सा बनकर ही रहना चाहिए था। On the bloody history of Bangladesh, what the Jamaat did, and they did not in fact want Bangladesh to be born at all. अब आते हैं मेन मुद्दे पर, यानी कि करंट प्रोटेस्ट के ऊपर। इसकी शुरुआत 2018 में हो जाती है, जिसने आज आग पकड़ ली है। 2018 में शेख हसीना कहती हैं कि 1971 में जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बच्चों को 50% रिजर्वेशन देना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। शेख हसीना ऐसा इसलिए कह रही थी कि उनके पिता मुजीबुर रहमान का ड्रीम था कि उनके साथ लड़ने वाले 1971 के फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन दिया जाए। मुजीबुर रहमान ने भी इसे लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कुछ ही समय में इसको वापस हटाना पड़ा था। 2018 में शेख हसीना ने भी इसे लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन स्टूडेंट प्रोटेस्ट की वजह से उन्हें इसे वापस लेना पड़ा था। फिर उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि 50% रिजर्वेशन की जगह पर उन्हें सिर्फ 5 से 7% रिजर्वेशन ही दिया जाएगा। फिर 5 जून को ढाका हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर सुना दिया कि जो भी 2018 में शेख हसीना ने जो भी ऑर्डर लागू किए थे, उन सबको हटा दिया जाएगा और 1971 की तरह फिर से 50% रिजर्वेशन को लागू कर दिया जाएगा। लेकिन फिर से स्टूडेंट्स इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं, लेकिन इस बार ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर इस केस को सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है कि जो भी 50% रिजर्वेशन है उसको हटा दिया जाए और इसे पहले जैसा कर दिया जाए। इस बार भी स्टूडेंट अपना प्रोटेस्ट बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ये फिर से प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार उनकी डिमांड्स कुछ हटके थी। उनका कहना था कि इस प्रोटेस्ट के दौरान जिनकी भी मौत हुई है या जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, उन सभी लोगों को जेल से बरी किया जाए। पहले तो बस इस प्रोटेस्ट का बस एक ही एजेंडा था कि रिजर्वेशन को हटा दिया था, लेकिन 4 अगस्त आते आते यह लोग बस एक ही बात पर आकर रुक जाते हैं कि शेख हसीना को अपनी सत्ता छोड़नी पड़े और 4 अगस्त इस प्रोटेस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट दिन बन जाता है। इस दिन इन्होंने कहा था कि ये सिर्फ प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन ये प्रोटेस्ट पूरे तरीके से वायलेंट हो जाता है और इस बार बांग्लादेश में भयंकर वायलेंस होती है और इस बार कई सारे बेगुनाह लोग मारे जाते हैं।
फिर आता है 5 अगस्त। इस दिन शेख हसीना के घर की ओर भीड़ बढ़ने लगती है तो आर्मी कहने लगती है कि भैया हम इसे नहीं रोक सकते। फिर आर्मी के द्वारा हसीना शेख को देश छोड़ने के लिए कहा जाता है और हसीना शेख अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से भारत की गाजियाबाद में लैंड कर जाती है। और कई लोग कहते फिर रहे हैं कि यह सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, लेकिन अगर यह सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था तो इन लोगों की मांगों को तो सुप्रीम कोर्ट ने कब का मान लिया था, तो इन प्रोटेस्ट को बंद हो जाना चाहिए था। इन जैसे कई प्रोटेस्ट तो इंडिया में आए दिन होते रहते हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट कुछ हटके है क्योंकि यह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसके पीछे की वजह आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसके पीछे के 2 लेवल्स और भी हैं। उनमें से पहले लोग हैं जमाती इस्लामी लोग। यह लोग हमेशा से ही यह नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया जाए या उससे एग्जिस्ट लिया जाए, लेकिन बांग्लादेश अलग देश बन जाता है, वो भी मुजीबुर रहमान की वजह से। इसलिए यह हमेशा से ही मुजीबुर रहमान को भी हेट करते आ रहे थे और 2024 के इलेक्शंस में भी इन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया था। इसलिए इनके पास यह बहुत अच्छा ऑप्शन था कि स्टूडेंट्स की आड़ में हम सरकार को गिरा दें, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। और इसमें दूसरा हाथ है CIA का। 7 जनवरी को बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए थे और इन्हीं दिनों अमेरिका ने कुछ लोग अपने भेजे थे BNP पार्टी के लोगों से मिलने के लिए, जो कि एक चीफ ऑपोजिशन पार्टी है। सुनने में तो यह बहुत अजीब लगता है कि एक देश के चुनाव के समय दूसरा देश अपने बंदों को वहां की एक चीफ ऑपोजिशन पार्टी के लोगों से मिलने के लिए भेज रहा है। और इसमें इन्होंने सिर्फ BNP से ही नहीं बल्कि जमात इस्लामी के लोगों से भी मीटिंग करी थी। Diplomats have been talking not just to the opposition but to Jamaat. To talk to BNP is one thing, to talk to the Jamaat is quite another. There are sanctions against army generals, constant pressure on the Hasina administration. So, I mean, the US hand has been there overtly and covertly for a long time. एक ऐसी पार्टी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी अमेरिका के लोग उनसे मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तक इन चीजों को देखा जाए तो हसीना शेख ने यह पहले ही कहा था कि USA भारत और म्यांमार के बीच में एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है। And she had said that that particular white Christian country is trying to carve out an independent country out of some parts of India, Bangladesh and Myanmar. लेकिन उस समय पर तो ये क्लेम झूठे लग रहे थे, लेकिन जो इन कुछ महीनों में हुआ है उन सबको देखे तो हसीना शेख की बात बिल्कुल 101% सही बात थी। उनकी क्लेम सच होती जा रहे हैं। कई लोग तो यह कह रहे हैं कि इन प्रोटेस्ट को स्टूडेंट लीड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन सभी प्रोटेस्ट के पीछे कहीं ना कहीं जमात इस्लामी के लोग हैं और CIA से भी इन्हें कहीं ना कहीं से तो बैकिंग मिल ही रही है। अगर ध्यान से देखो तो तब ये प्रोटेस्ट हो रहे थे, उस समय पर मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को भी तोड़ा गया था। मुजीबुर रहमान ने तो बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी, वो तो बांग्लादेश की फादर ऑफ नेशन है, तो फिर उनकी मूर्तियों को क्यों ही तोड़ा जाएगा भाई। लेकिन जमात इस्लामी एक ऐसी आउटफिट थी जो हमेशा से बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होने का विरोध करती रही है और हमेशा से मुजीबुर रहमान का भी विरोध करती आ रही है। और इसके बाद शेख हसीना के जाने के बाद वहाँ के स्टूडेंट्स तालिबान का झंडा वहाँ पे लहरा रहे हैं, तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि ये स्टूडेंट कौन है और कौन इन प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है। सुना है कि वहाँ पर अब आर्मी अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए जा रही है, तो आप इससे समझ ही सकते हैं कि अब वहाँ पर कौन से लोग वहाँ पर राज करने वाले हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद उनके घर को लूटा भी गया था। जब लोग ऐसी पोस्ट को सोशल मीडिया पर अपलोड कर ही रहे हैं तो आप इनकी मेंटेलिटी को तो समझ ही सकते हैं। देखो, आप कोई बेवकूफ़ी होगा जो कहेगा कि इन सब प्रोटेस्ट के पीछे स्टूडेंट्स का हाथ है, जो अपनी फंडामेंटल आइडियोलॉजी सबके सामने रख रहे हैं। I tell you that there is in Dhaka and outside a lot of private universities which are actually fronts for Jamaat. Jamaat has infiltrated the system not just in Bangladesh but even outside. Their men and women are in international NGOs. They are in big news outlets. They have influencers. They have influencers in Bangladesh, outside Bangladesh, who help whip up sentiment against Hasina. See how fast it became. Absolutely. First, from asking for quota reforms, then a 9-point demand they had put out to a single demand, which is Hasina should step down. Yeah. So to say that it was a spontaneous student protest which suddenly led to people storming into Gana Bhavan and Hasina having to flee overnight, I don't think it's that simple. खैर, आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम सभी लोगों को, जय हिंद और जय बुंदेलखंड।